हेलो दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ हिंदी देवनागरी लिपि के कुछ प्रश्नों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। आपको निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग ध्वनि चिन्ह, मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता, सुंदर और सुगठित लिखावट। तो हमें बताना देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 3, मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। सोल्यूशन नीचे क्या दिया है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं, मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता, मात्राओं के प्रयोग में अनेक रूपता जो देवनागरी लिपि की विशेषता है, क्योंकि देवनागरी लिपि में अनेक मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या क्या दिया है। व्यंजनों स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, उच्चारण और प्रयोग में समानता है, मतलब जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, इसमें निश्चित मात्राएं होती हैं, प्रत्येक के लिए एक अलग चिन्ह होता है, प्रत्येक मात्रा के लिए अलग चिन्ह होता है। यह लिपि स्पष्ट एवं सुंदर होती है, जो ध्वनि नाम वही वर्ड का नाम होता है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ड संकेत है, एक वर्ड में एक दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। देवनागरी लिपि, यह देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तमिल भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, बिष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी, उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। अधिकतर भाषाओं, क्या कह रहा है, अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब बाएं से दाएं। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है और कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं खींचे, इसे शिरो रेखा कहते हैं। इसका विकास ब्राह्मी लिपि, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों में रोमन, अरबी, चीनी आदि सबसे अधिक वैज्ञानिक है। मतलब एक ऐसी लिपि है, यदि आपसे पूछता है कि देवनागरी कैसी लिपि है, तो यह कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इनमें से इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी। तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो हमारी हो जाती है बघेली। और ये बघेली किसकी है? बघेली भाषा हमारी किसकी है? यह पूर्वी हिंदी की भाषा हो जाती है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन आती है? आपको 60 फॉर्म याद रखना है। ABC, अवधी, बघेली और तीसरा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, देखिए नीचे दिया है, विश्लेषण पढ़ते इसका क्या दिया है। इसमें बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं मानी जाती हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन है? खड़ी बोली या करवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। हरियाणवी, हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि के संदर्भ में हमको बताना है कौन सा कथन असत्य है। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देवनागरी लिपि बाएं से दाहिने की ओर लिखी जाती है। दूसरा क्या कह रहा है? देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है। और तीसरा का देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है।
और चौथा विकल्प हमारा क्या कह रहा है, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि उत्तर भारतीय शैली से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तर भारतीय शैली से विकसित हुई है। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलने लगा है। एक विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब एक विकल्प। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया नीचे। देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलने लगता है। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के लेख 8वीं 9वीं शताब्दी से मिलने लग जाते हैं। 7वीं शताब्दी से इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके परिपक्व स्वरूप विकास 11वीं शताब्दी से हुआ। देखिए नीचे की पॉइंट क्या दिया है, देवनागरी लिपि बाएं से दाहिने, ये पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देवनागरी लिपि क्या है, बाएं से दाहिने की लिखी जाती है। यह मूलतः बड़ा अक्षरित तो है, लेकिन उपयोग में कैसी होती है, आश्रित। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, देवनागरी लिपि कैसी है, आश्रित है, जिसमें प्रत्येक व्यंजन के अंत में एक लघु ध्वनि मान ली जाती है। देवनागरी का स्वर चिन्हों के बिना लिखा जाता है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है। ये जो प्रचलित लिपियों में रोमन, अरबी, चीनी आदि सबसे वैज्ञानिक है। क्या है, यह एक वैज्ञानिक लिपि भी मानी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, देवनागरी लिपि का विकास उत्तर भारतीय गुप्त लिपि से हुआ, हालांकि अंततः इसकी क्या दिया है, ब्राह्मी वर्णाक्षरों से हुई, जिसमें सभी आधुनिक भारतीय लिपियों का जन्म हुआ है। देवनागरी की विशेषता देखते हैं क्या क्या कर। यह एक ऐसी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसे नागरी लिपि व हिंदी लिपि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमन, उर्दू देवनागरी में लिखी जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947, यह पॉइंट बहुत याद रखना है, को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित रामशंकर द्विवेदी, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव, धीरेन्द्र वर्मा। तो विकल्प नंबर हमारा आ जाएगा सी, आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि सुधार समिति अध्यक्षता किसने की थी, नरेंद्र। इसकी बैठक में कुल 9 बैठकें हुई और 25 मई 1949 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया और विभिन्न राज्यों में मंत्रियों विद्वानों परिषद में आमंत्रित किया गया। देखिए, नरेंद्र देव अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के प्रमुख सुझाव, अ की 12 खड़ी भ्रामक है, मात्राएं यथास्थान न रहे किंतु उन्हें थोड़ा सा दाहिने लिखा जाए, अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य से काम चलाया जाए, संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। नीचे देखिए क्या दिया है, आचार्य नरेंद्र समिति की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर 1953 ईस्वी को नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझाव दिए। लिपि सुधार परिषद का गठन किया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसकी अध्यक्षता, लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, विभाषा का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि विभाषा का क्या अर्थ है। बोली, भाषा, राजभाषा, बोली से अधिक विकसित भाषा। तो विभाषा का अर्थ क्या होगा, बोली से अधिक विकसित भाषा, यह विभाषा का अर्थ होता है। आइए देखते हैं देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है।
खरोष्टी लिपि, चित्रलिपि, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है। तो विकल्प नंबर हमारा डी से हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। देखिए देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है हमारा, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या है, देखिए ब्राह्मी लिपि भारत में प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग में प्राचीन उदाहरण जैसे अशोक के शिलालेखों के रूप में उपलब्ध है। यह किधर से लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। देवनागरी देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये वही सब डिटेल नीचे दिया है। इसमें एक देखिए इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या है हमारा, देवनागरी लिपि जिसमें 14 स्वर और 33 व्यंजन सहित 47 प्राथमिक वर्ण है। इसका विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभाषा बोली किस प्रकार से भिन्न है। विभाषा जो है पूछ रहा है बोली से किस प्रकार भिन्न है। साहित्य रचना में भाषा से अधिक विकसित, व्यापक नहीं होती है, कोई भिन्नता नहीं है। इसमें कह रहा है कोई भिन्नता नहीं है। तो विभाषा बोली से साहित्य रचना में क्या है, भिन्न है। विभाषा बोली से साहित्य रचना में भिन्न होती है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है, विस्तृत होता है। मतलब बोली एक क्षेत्र सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो विभाषा होती है उसका विकास थोड़ा बोली से ज्यादा होता है। यह क्या है, यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं। मतलब क्या कह रहा है, विभाषा में हमारे साहित्यिक रचनाएं हो सकती हैं, जबकि बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं हो सकती हैं। देखिए विभाषा की परिभाषा, विभाषा एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोल चाल साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। खरगोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरगोन जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन है, निमाड़ी है, बुंदेली है, बघेली है, मालवी है। तो विकल्प नंबर हमारा ऐसे हो जाएगा निमाड़ी। निमाड़ी खरगोन जिले में बोली जाने वाली एक बोली है। खरगोन जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है, निमाड़ी। निमाड़ी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। यह क्षेत्र मालवा के दक्षिण में से सटा समीपवर्ती क्षेत्र है। निमाड़ी बोलने वाले जिले देखिए बड़वानी, खंडवा, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, धार एवं हरदा जिले के भाग हैं, कुछ भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। मतलब क्या अ की जो 12 खड़ी है स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, काका कालेलकर, विनोबा भावे, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा काका कालेलकर। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था, काका कालेलकर ने दिया था। देवनागरी लिपि देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसे उसे भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होता है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि देखिए पूछ रहा है हिंदी की लिपि कौन सी, तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। यह कैसा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देवनागरी लिपि के आविष्कार किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखिए अगला पॉइंट, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम, अब पता ना देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था और जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। देखिए सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था। पूछेगा लिपि सुधार समिति का सबसे पहले गठन किसने किया, तो सर्वप्रथम किसने किया था, गोविंद रानाडे ने किया था। काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी के आधार पर सुझाव दिया कि स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया जाए। देवनागरी लिपि के लिए अन्य सुधार किया गया। श्याम सुंदर दास ने पंचम अक्षर मतलब पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। इस देखिए हम लोग हिंदी ऐसे लिखते हैं, तो श्याम सुंदर दास ने कहा कि
पंचमाक्षर के स्थान पे क्या लिखा जाए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 5 अक्टूबर 1941 में लिपि सुधार हेतु एक बैठक की, जिसमें मात्राओं उच्चारण क्रम में लगाने के लिए तथा छोटी ई मात्रा को व्यंजन लगाने का सुझाव दिया गया। वर्ष 1927 में प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष नरेंद्र देव ने की, जिसमें देवनागरी से संबंधित निम्न सुझाव दिए। अ की 12 खड़ी भ्रामक है, मात्रा यथा स्थान रहे परंतु उन्हें थोड़ा सा दाहिने और लिखा जाए। अनुस्वार में पंचम अक्षर के स्थान पे क्या किया जाए, बिंदी से काम चलाया जाए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो मैं नीचे लिंक में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के शिलालेखों में मिलता है, अभी ऊपर हम आगे पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा गुजरात। ठीक है, देखिए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, गुजरात राज्य के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम गुजरात के नरेश भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। यदि आपको प्रश्न और पीडीएफ अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ आपको मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।